आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी या फिर अन्य किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारतीय संविधान को आयोजित एवं संगठित करने का वैधिक आधार निम्न में से कौन सा था? ए है 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। बी है कैबिनेट मिशन योजना। देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। देखिए कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्य में स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर शामिल थे। अगला है संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था। ए क्रिप्स मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा, वेवेल योजना के द्वारा या फिर माउंटबेटन योजना के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट मिशन जो कब हुआ था 1946 में, इसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसके तहत संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 अर्थात 2 सीटें, 296 सीटें ब्रिटिश भारत के, 93 सीटें देसी रियासत से होनी थी, किंतु पाकिस्तान के अलग हो जाने से यह संख्या क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। अगला है कि भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है। भारत में जो मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है, भारत का संविधान, न्यायिक व्याख्या या फिर न्यायविदों के मत या फिर संसदीय कानून। तो भारत के संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत का जो स्रोत है वो न्यायिक व्याख्या है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्याख्या है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 में के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के विशेष न्यायपीठ के बहुमत ने यह निर्णय लिया कि संविधान संशोधन की शक्ति द्वारा संविधान के सारवान तथा आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश श्री सिकरी के अनुसार निम्नलिखित जो है आधारभूत ढांचे हैं जो निम्नलिखित का अवलोकन करने पर स्वतः प्रकट हो जाते हैं, जैसे है कि संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की संघीय प्रकृति, सरकार का गणतंत्रात्मक और प्रजातंत्रात्मक रूप, संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, ये सब आधारभूत संरचनाएं कही जाती है। अगला है निम्नलिखित में किस वाद में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया? सबको पता है केशवानंद भारती वाद में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये कब हुआ था? 1973। वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि भारतीय संसद संविधान के किसी भी भाग में अर्थात प्रस्तावना, मूल अधिकार संशोधन कर सकती है, किंतु संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। और मूल ढांचे समय समय पर न्यायालय बताएगा कि मूल ढांचे क्या है, वैसे कुछ मूल ढांचा बता भी दिया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है? देखिए स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत। इसका उत्तर हो जाएगा भारत। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए स्विट्जरलैंड, यूएसए तथा ऑस्ट्रेलिया में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन प्रारंभ करने की शक्ति दी गई है। इकाइयों का मतलब है जो किसी देश के अंदर छोटे छोटे राज्य होते हैं, परंतु भारत में इकाई अर्थात राज्यों को संशोधन प्रारंभ करने की शक्ति नहीं दी गई है। भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 368 है में इस प्रकार की स्पष्ट व्याख्या दी गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान अर्धसंघात्मक रूप में परिभाषित किया है? जेनिंग्स, केटिसा, CF स्ट्रॉन्ग और केसी वियर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी केसी वियर। देखिए केसी वियर जो है भारत के संविधान को अर्धसंघात्मक कहा है। संविधान निर्माताओं का आशय भारत को एक संघात्मक व्यवस्था प्रदान करना था, लेकिन यह संघ विभिन्न राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं था।
तथा न ही किसी राज्य को संघ से पृथक होने का अधिकार ही दिया गया है। शायद इसलिए संविधान में कहीं भी संघात्मक या फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। केसी वियर के अनुसार भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है जिसमें संघीय विशेषताएं नाम मात्र की है। भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य से मेल नहीं खाता? कौन कल्याणकारी राज्य से मेल नहीं खाता? ए है सभी नागरिकों के लिए संतोषजनक जीवन स्तर, कमजोर वर्गों जैसे बूढ़े लोगों का संरक्षण, निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य स्वावलंबी संबंधी सहायता और निजी संपत्ति के अधिकारों की समाप्ति। देखिए इसका जो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ये जो निजी संपत्ति के अधिकारों की समाप्ति है कल्याणकारी राज्य से मेल नहीं खाता। बाकी कल्याणकारी राज्य में ये ए है सभी नागरिकों के संतोषजनक जीवन स्तर, कमजोर वर्गों जैसे बूढ़े लोगों का संरक्षण, निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, ये कल्याणकारी राज्य से संबंधित है। लेकिन निजी संपत्ति के अधिकारों की समाप्ति कल्याणकारी राज्य से संबंधित नहीं है। देखिए लोक कल्याण राज्य का अर्थ है कि राज्य के कार्य क्षेत्र का विस्तार। लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा नागरिकों के न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दी जाती है। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि नागरिकों को अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए पर्याप्त भोजन, वस्तु, निवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की सामान्य सुविधा प्राप्त हो। लोक कल्याणकारी राज्य शिक्षण संस्थानों की स्थापना करता है और एक निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा किया जाता है। किसी प्रकार चिकित्सा गृहों तथा प्रसव गृहों आदि की स्थापना की जाती है जिनका उपयोग जनसाधारण निःशुल्क किया जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य कमजोर वर्गों जैसे बूढ़े लोगों को संरक्षण प्रदान करता है। लोक कल्याणकारी राज्य प्रमुख रूप से आर्थिक रूप सुरक्षा के विचार पर आधारित है। यह निजी संपत्ति के अधिकारों की समाप्ति की बात कभी नहीं करता। इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां स्वतंत्रता की रक्षक है? कौन सी स्थितियां स्वतंत्रता की रक्षक है? लिखित संविधान है। देखिए यहाँ पे लिखा लिखित संविधान, निर्वाचन में सतर्कता, मौलिक अधिकार पत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। देखिए इसमें जो हो जाएगा ये 2 है, ये निर्वाचन की सतर्कता और फिर है 3 है मौलिक अधिकार पत्र और है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये सब स्थितियाँ जो है स्वतंत्रता की रक्षक है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लिखित संविधान स्वतंत्रता का रक्षक के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताता। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसको हम लोग मिलान करना है। समवर्ती सूची जो दिया है ऑस्ट्रेलिया का संविधान, इसके उद्गम स्रोत है। देखिए जो उपबंध दिया गया है सूची 1 में उपबंध दिया गया है और सूची 2 में उद्गम स्रोत दिया गया। इसमें उपबंध, इसमें उद्गम स्रोत। देखिए समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो इसका 4 हो जाएगा। फिर विधि का शासन जो लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से लिया गया है। तो इसके हिसाब से जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो रहा है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की संसदीय व्यवस्था कौन से सिद्धांत पर आधारित नहीं है? भारत की संसदीय व्यवस्था कौन से सिद्धांत पर आधारित नहीं है? यहाँ पे कह रहा कि नहीं है। सामूहिक उत्तरदायित्व बिल्कुल है, न्यायिक सर्वोच्चता ये भी बिल्कुल है, शक्तियों का पृथक्करण भी है, संघवाद नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए संसदीय शासन प्रणाली में आधारभूत सिद्धांत यह है कि राजनीतिक व्यवस्था की संपूर्ण शक्तियों का संसद में केंद्रित रहना, कार्यपालिका का व्यवस्थापक के प्रति निरंतर उत्तरदायित्व जो ऑप्शन ए में दिया गया है। फिर है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के अभिन्न भाग के रूप में ही शक्तियों का धारक होता है। ठीक है, तो ये सब संसदीय व्यवस्था के लक्षण है। देखिए संघीय व्यवस्था संसदीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला की प्रश्न है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्याय पद्धति की विशेषता है। न्याय पद्धति की विशेषता है संयुक्त राज्य अमेरिका की, इंग्लैंड की, भारत की या फिर चीन की। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भारत की। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारतीय न्याय पद्धति की विशेषता है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत शासन कानून के माध्यम से चलाया जाता है और कानून का निर्माण विधायिका करती है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन किसके संविधान में प्रतिष्ठापित किया गया है?
चीन का जनगणतंत्र, फ्रांस, भारत या फिर अमेरिका। इसका उत्तर हो जाएगा भारत। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन भारतीय संविधान के राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत शामिल है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व राज्य को इस बात के लिए निर्देशित करती है कि वह जन कल्याण के लिए कानून बनाते समय इस सिद्धांत को, आदर्शों को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में रखें। इसको कालक्रम में रखना है। केशवानंद भारतीय केस, गोलकनाथ केस, मिनर्वा मिल्स केस और सज्जन सिंह केस। तो इसको देखिए, सज्जन सिंह जो केस था 1964 में हुआ था। सज्जन सिंह केस 1964 में। उसके बाद देखिए गोलकनाथ केस जो 1967 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1967 में। और केशवानंद 1900 सबको पता है 73 में। और मिनर्वा मिल्स जो हुआ था वो 1980 में। ये 1980 में। इसको क्रम में रखना है, तो क्रम में इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले चौथा आ जाएगा, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा। तो इसका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत को मृदुराज किसने बताया? भारत को मृदुराज किसने बताया? गुन्नार मिर्डल ने, मायरन वीनर, रजनी कोठारी या केसी वियर। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुन्नार मिर्डल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, गुन्नार मिर्डल ने भारत को मृदुराज बताया। मृदुराज से आशा ऐसे राज्य है जो शस्त्र एवं हथियारों से संपन्न नहीं है, किंतु सांस्कृतिक एवं सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न होता है। नेक्स्ट, इसको कालक्रमिक अनुक्रम बनाना है। देखिए, 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 1976 में। ये कब हुआ? 1976 में। एक गोपालन बना मद्रास राज्य जो मामला हुआ था ये 1950 में। ये 1950 में। आंतरिक आपातकालीन स्थिति की घोषणा जो हुई थी वो 1975 में। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। अब कालानुक्रम में व्यवस्थित करना, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले नंबर पर दूसरा 1950 आ जाएगा, फिर चौथा 1973, फिर 1976। ठीक है, तो इस तरीके से सी नंबर वाला ये ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है? देखिए, भारतीय संविधान में एक संशोधन हुआ था जो मंत्रियों की संख्या सीमित कर दी गई संसद में, कि कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा 91। ऑप्शन डी 91वां संशोधन जो हुआ था वो मंत्रियों की संख्या को क्या किया? सीमित कर दिया। देखिए, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम ये 2003 में आया था। ये 2003 में के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% होगा। 15% से अधिक नहीं होगा। ठीक है, तो 15% ये निर्धारित कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान सभा के अंदर निम्नांकित में से कौन अल्पतंत्र समूह था? कौन अल्पतंत्र समूह था? देखिए, नेहरू, पटेल, प्रसाद, आजाद, अंबेडकर, BN राव के एम मुंशी, नेहरू, पटेल, आजाद, मुंशी प्रेम और मुंशी है, और अंबेडकर है, कृष्णमाचारी है, पाणिकर। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा आप नेहरू, पटेल और प्रसाद और आजाद, राजेंद्र प्रसाद। ये ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारत की संविधान सभा में अल्पतंत्र समूह में निम्न स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे: नेहरू, पटेल, प्रसाद और आजाद। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उदारता, समानता तथा भाईचारे, देखिए उदारता, समानता तथा भाईचारे के आदर्श प्रतिष्ठापित हैं। इसकी प्रेरणा मुख्यतः किससे मिली है? रशियन क्रांति से, आयरिश क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से या सांस्कृतिक क्रांति से? इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उदारता, समानता तथा भाईचारे के आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। फ्रांसीसी क्रांति का नारा था समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व। देखिए, समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व, ये 3 नारा था। इसी से भी प्रेरित होकर के उदारता, समानता और भाईचारे के आदर्श प्रतिष्ठापित किए गए हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के मूल संविधान का अंश नहीं है? मूल संविधान का अंश नहीं है। अनुच्छेद 52A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 3
300A। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा यानी कि अनुच्छेद 51A और अनुच्छेद 300A ये मूल संविधान का अंश नहीं है, ये बाद में जोड़े गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण भारत और यूके में सर्वमान्य है? कौन सा एक लक्षण है जो भारत और यूके में क्या है? सर्वमान्य है। संसदीय सर्वोच्चता, लिखित संविधान, द्विसदन पद्धति और सदन के पटल पर सबसे बड़ी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री होता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, देखिए द्विसदनी व्यवस्था है, और चौथा जो है सदन के पटल पर सबसे बड़ी पार्टी का नेता प्रधान होता है। ये जो है भारत और यूके अर्थात इंग्लैंड के जो संविधान है इसमें सर्वमान्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए द्विसदनीय व्यवस्था इंग्लैंड में भी पाया जाता है, हमारे यहाँ भी पाया जाता है। सदन के पटल पर सबसे बड़ी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री होता है, ये भी हमारे यहाँ भी व्यवस्था है और इंग्लैंड में भी व्यवस्था है। इंग्लैंड में लिखित संविधान बिल्कुल नहीं है। संविधान की सर्वोच्चता भारत में है लेकिन इंग्लैंड में नहीं है, तो इसलिए दोनों ये नहीं है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत को निर्बल शक्तिशाली राज्य कहा है? किसने निर्बल शक्तिशाली राज्य कहा है? तो दिया है लॉर्ड तथा सुसन रुडोल्फ, फिर गुनार्ड मेडल, रजनी कोठारी और केसी वियर। इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड तथा सुजन रुडोल्फ, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत को लोकतांत्रिक विकासात्मक राज्य कहा है? देखिए लोकतांत्रिक विकासात्मक राज्य किसने कहा है? पाल ब्रास, जेम्स मैनर, क्रिस्टोफर जेफरलॉट और अतुल कोहली। इसका उत्तर हो जाएगा जेम्स मैनर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की देन है? कौन सा भारतीय संविधान की देन है? ये है निजी शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं प्रदान की जा सकती। फिर निजी धार्मिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित अनिवार्य नहीं है। निजी धार्मिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति अनिवार्य है। फिर दिया सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निजी धार्मिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 29 है के अंतर्गत यह प्रावधान है कि राजकीय निधि से संचालित होने वाली किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि निजी धार्मिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य का तत्व निम्नलिखित में से क्या नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का तत्व क्या नहीं है? नागरिक समानता, धर्म की स्वतंत्रता, राज्य के द्वारा कोई धार्मिक शिक्षा नहीं, धार्मिक संपत्ति पर कराधान। इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए धार्मिक संपत्ति पर कराधान, ये सही इसका उत्तर हो जाएगा, ये नहीं है। बाकी नागरिक समानता, धर्म की स्वतंत्रता और राज्य के द्वारा कोई धार्मिक शिक्षा नहीं, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य के तत्व कहे जाएंगे। भारत में संविधान के अनुच्छेद जो 27 है के अंतर्गत ऐसी समस्त आय को कर से मुक्त कर दिया गया है जिसे धार्मिक एवं परोपकारी कार्यों में खर्च करना निश्चित कर दिया गया हो। धर्म की स्वतंत्रता के साथ यह भी प्रावधान किया गया है कि राज्य द्वारा कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है, और इस सेट का ये लास्ट प्रश्न है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ये बराबर देख रहे हैं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? देखिए 315, 335, 365 या फिर 375। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 335, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के भाग 16 भाग जो 16 है इसके अंतर्गत 335 अनुच्छेद है आर्टिकल के अंतर्गत अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं के प्रावधान के बारे में वर्णन किया गया है। मूल संविधान में संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एक संयुक्त आयोग के गठन की बात कही गई है, लेकिन बाद में एक नया अनुच्छेद जो 338A
जोड़कर अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से आयोग बनाने का प्रावधान किया गया है। तो ये इस सेट का आखिरी प्रश्न था। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कुछ प्रश्नों के साथ।